नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने सिंधु हड़प्पा लिपि पर विचार किया था, जिसे भारत की प्राचीनतम लिपि के रूप में पुरातत्वविद, इतिहासकार या भाषा शास्त्री उद्धृत करते रहे हैं। उस चर्चा में हमने इस पर भी विचार किया था कि यह तथाकथित लिपि है भी या नहीं, और इसके विकोडन के या पढ़ने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है, जिसके कारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे लिए अंधेरे में है। उसी वीडियो की निरंतरता में आज हम ब्राह्मी लिपि पर विचार करते हैं। प्राचीन भारत की उपलब्ध 3 लिपियों सिंधु हड़प्पा लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में से सबसे अधिक व्यापक ब्राह्मी ही है, जिससे न केवल समस्त भारतीय लिपियों का बल्कि कई विदेशी लिपियों का भी, जैसे तिब्बती, सिंहली आदि के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की कई लिपियों का विकास कहा जाता है। फारसी उर्दू लिपि को छोड़कर आज उपलब्ध शेष सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी की ही विकास परंपरा की अलग अलग परिणतियां हैं। ब्राह्मी ध्वनि संकेतों वाली लिपि रही है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ध्वनि संकेतों वाली लिपि के बारे में एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि लिपियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ भाषा के कथ्यों को, भावों को चित्र के रूप में अंकित करती हैं। कुछ भाषा के पदों, शब्दों या अक्षरों यानी सिलेबलों को अंकित करने वाली लिपि हो सकती है, लेकिन विकास की उच्चतम अवस्था पर पहुंची हुई लिपि भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि या स्वन को अंकित करने वाली होती है। ब्राह्मी ऐसी ही लिपि है जिसकी आधुनिक संतान देवनागरी है, जो अभी भारत की बड़ी व्यापक लिपि है। ब्राह्मी में शुरू से ही स्वरों और उनकी मात्राओं के लिए भी संकेत रहे हैं, जो अधिकांश प्राचीन लिपियों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीयतर आधुनिक लिपियों के लिए भी सर्वथा दुर्लभ गुण की तरह है। अपने ऐतिहासिक विकास क्रम में इस लिपि ने प्राकृत, संस्कृत और कई क्षेत्रीय भाषाओं के लेखन का कार्य भी किया है। ब्राह्मी में लिखित अब तक की सबसे पुरानी सामग्री मौर्य सम्राट अशोक, जो 372 ईसा पूर्व में सिंहासनारूढ़ हुए थे, के अभिलेखों के रूप में प्राप्त हुई है, जिनकी भाषा प्राकृत और कुछ लोगों द्वारा पाली भी कही जाती है। अशोक के ये अभिलेख अविभक्त पश्चिमोत्तर भारत से लेकर कर्नाटक तक मिले हैं, जिनके विषय धर्म, नैतिकता और शासन की नीति से संबंधित हैं। अशोक ने वे अभिलेख अपने 37 सालों के शासन काल में लिखवाए थे। स्वयं अशोक या उनके लिपिकारों ने इस लिपि को ब्राह्मी नाम नहीं दिया था। उन अभिलेखों में उनकी लिपि के लिए सदैव धम्म लिपि, धम्मदिपि या धम्मलिपि जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आधुनिक यूरोपीय अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इस लिपि के लिए पाली, इंडियन पाली, साउथ अशोक, लाट लिपि जैसे नामों का व्यवहार भी किया गया था, परंतु उन सब की अपेक्षा ब्राह्मी नाम सबसे अधिक प्रचलित हुआ है, जो अशोक के काफी बाद में लिखे गए बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लिखित लिपियों की सूची से गृहीत है। उस सूची में पहला नाम बम्भी
अर्थात ब्राह्मी का ही मिलता है। गुणाकर मूले की पुस्तक अक्षर कथा के संदर्भ के अनुसार पर्णवणा सूत्र और समवायांगण सूत्र नामक जैन ग्रंथों में उल्लिखित 18 लिपियों में पहला नाम बंभी यानी ब्राह्मी ही है। भगवती सूत्र में सर्वप्रथम बंभी लिपि यानी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करके ग्रंथ का आरंभ किया गया है। नमो बंभीये लिपिये। बौद्ध संस्कृत ग्रंथ ललित विस्तर में उल्लिखित 64 लिपियों में पहला नाम ब्राह्मी का ही है। चीन में निर्मित बौद्ध विश्वकोश फा वान शुलिन, जिसे 668 ईस्वी में रचित माना जाता है, के उल्लेखानुसार लिखने की कला का शोध जिन 3 दैवी आचार्यों ने किया उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं ब्रह्मा, जिनकी लिपि बाईं से दाहिनी ओर पढ़ी जाती है। यह संदर्भ गुणाकर मूले की अक्षर कथा के अनुसार है। ब्राह्मी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर अनेक प्रकार की कल्पनाएं की जाती रही हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो हमारी आधुनिक तर्क बुद्धि को संतुष्ट कर सके। उदाहरण स्वरूप पहली कल्पना कुछ इस प्रकार है। भारत और चीन की कुछ पुरानी पुस्तकों के उल्लेखानुसार भारत के दैवी आचार्य ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण यह लिपि ब्राह्मी कहलाई। संस्कृत के प्रसिद्ध कोश अमर कोश के अनुसार ब्राह्मी भाषा का भी पर्यायवाची है। ब्राह्मी तो भारती भाषा गिरवाग वाणी सरस्वती। दूसरी कल्पना यह है कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त होने के कारण इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा है। और तीसरी कल्पना प्रसिद्ध इतिहासविद राजबली पांडे की पुस्तक इंडियन पोलियोग्राफी के अनुसार है। वह इस तरह से है कि ब्रह्म ज्ञान यानी वेद की रक्षा के लिए लिपि बनाई गई थी, जिसके कारण इसका नाम ब्राह्मी हुआ। व्युत्पत्ति की ही तरह ब्राह्मी लिपि के उद्गम को लेकर भी शोधकर्ताओं ने तरह तरह की अटकलबाजियां की हैं, जिनमें उसके विदेशी स्रोतों से विकास पर भी काफी जोर दिया गया है। कुछ लोगों ने उसका विकास चीनी लिपि से माना है, तो बहुत से लोगों ने यूनानी यानी ग्रीक लिपि से या उसके भी जनन स्रोत यानी यूनानी लिपि की भी उत्पत्ति जिससे हुई उत्तरी सेमेटिक या फिनिशियन लिपि से ब्राह्मी का विकास माना गया है। विख्यात पुरातत्वविद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है प्राचीन भारतीय लिपिमाला, उन्होंने बड़े अनुसंधान के द्वारा ब्राह्मी लिपि की भारतीय उत्पत्ति की सिद्धि प्रस्तुत की है। बात भी सही है। चीनी जैसी लिपि जो आज तक भावचित्रात्मक स्वरूप से आगे नहीं बढ़ सकी है, से ब्राह्मी जैसी ध्वन्यात्मक लिपि का उद्भव मानना एक असंगत कल्पना के सिवा क्या है। रही बात यूनानी या सेमेटिक लिपियों की, तो यही कहना उचित है कि ब्राह्मी के संकेतों से व्यक्त होने वाली ध्वनियां स्वरूप या संख्या की दृष्टि से यूनानी या ग्रीक अथवा सेमेटिक भाषाओं की ध्वनियों से मेल नहीं खाती और वे पूर्णतया भारोपीय भाषा परिवार की ध्वनियां ठहरती हैं। इस तरह से ब्राह्मी की भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत पुष्ट होता है। यूनानी लिपि को उत्तरी सेमेटिक लिपि से विकसित मानने का तो स्पष्ट आधार है, क्योंकि उसके संकेत और उनके नाम जैसे अल्फा, बीटा, गामा आदि उत्तरी सेमेटिक लिपि के संकेतों और उनके नामों आलेफ, बेथ, गिमेल आदि से साम्य रखते हैं। पर ब्राह्मी के साथ यह स्थिति कहाँ है? इसके संकेतों के नाम वही हैं जो उनके द्वारा व्यक्त ध्वनियां हैं। साथ ही एक संकेत से एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति है और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत के रहने की जो वैज्ञानिक व्यवस्था ब्राह्मी में है, वह उन लिपियों में कहाँ है जिनसे उसकी उत्पत्ति के दावे किए जाते हैं। इन बातों का सार यह है
कि अब तक कोई ऐसा प्रमाण या तर्कपूर्ण विचार उपस्थित नहीं किया जा सका है जो ब्राह्मी की भारत मूलकता की अवधारणा को खंडित कर सके। आज की तारीख में यही मानना ठीक लगता है कि जिस तरह पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के तटीय देशों में वर्णमालात्मक लिपि की शुरुआत हुई थी, स्वतंत्र रूप से वैसी ही शुरुआत भारत में भी 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी। कुछ विद्वान इस संभावना पर भी बल देते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु हड़प्पा लिपि से हुआ होगा, पर जब तक सिंधु हड़प्पा लिपि के स्वरूप का उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक प्रामाणिक तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। सिंधु हड़प्पा लिपि से संबद्ध वीडियो में जैसा कि हमने विचार किया था, हड़प्पाई मोहर के पहले प्राप्तकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने सोचा था कि उस मुहर पर अंकित लिपि ब्राह्मी या उससे संबंधित है, जिसका समर्थन देश विदेश के बहुत सारे पुरातत्ववेत्ताओं जी.आर. हंटर, एस.आर. राव, एफ. रेमंड आल्चिन, जॉन न्यूबेरी, इरावत्थम महादेवन, कृष्णा राव आदि ने किया था। एस.आर. राव ने तो यहाँ तक कहा था कि परवर्ती हड़प्पा युग की जो मोहरें मिली हैं वे वर्णमाला के आरंभ की सूचक हैं। उन्होंने सिंधु हड़प्पा लिपि के चिन्हों में एक रूपता देखने का प्रयास किया था और उनकी तुलना ध्वनि प्रतीकों से की थी। साथ ही उन्होंने हड़प्पाई प्रतीकों की वाच्य ध्वनियों की एक सूची भी बनाई थी। कई अन्य भारतीय इतिहासकारों और भाषाविदों जैसे राजबली पांडे, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, अनंत चौधरी आदि ने भी सिंधु हड़प्पा लिपि से ब्राह्मी का सादृश्य स्वीकार करते हुए उसी से ब्राह्मी लिपि के विकास की संभावना पर भी बल दिया था। लेकिन ये सब बातें आज की तारीख में पुष्ट आधारों से प्रमाणित नहीं हो सकी हैं, इसलिए इस बारे में फिलहाल कुछ न कहना ही बेहतर है। अशोक के पहले ब्राह्मी लिपि किस तरह की थी, इसकी जानकारी देने वाला कोई स्रोत अब तक हमें नहीं मिल सका है। अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि मौर्य काल में ब्राह्मी लगभग समूचे भारत की लिपि थी, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2-3 लेखों को छोड़कर शेष सभी लेखों की लिपि ब्राह्मी ही है। उनमें शिलाओं पर खुदे लेखों की अपेक्षा स्तंभों पर खुदे हुए ब्राह्मी के लेख अधिक सुंदर पाए गए हैं। सन 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि के चिन्हों में कोई खास अंतर नहीं आया था, परंतु उसके बाद कई कारणों से विभिन्न प्रकार के अंतर बनने लगे थे। वे कारण कुछ इस प्रकार से कहे जा सकते हैं। लेखन सामग्री की भिन्नता, जैसे कहीं पर भोजपत्र का प्रयोग हो रहा था तो कहीं पर ताड़पत्र का। एक मोटे तौर पर स्थापना यह भी दी जाती है कि उत्तर भारतीय इलाकों में भोजपत्र की सुलभता थी और भोजपत्र पर लेखन के कारण लिपि का स्वरूप कुछ अलग रहा, और दक्षिण भारत में विशेषकर ताड़पत्रों पर लेखन की परंपरा थी कि जैसी उपलब्धता वैसी परंपरा। तो उसके कारण ताड़पत्रों को फटने से बचाने के लिए लिपि में घुमाव पैदा करना पड़ा। तो लेखन सामग्री की भिन्नता एक कारण है जिससे ब्राह्मी लिपि के स्वरूप में अंतर आते गया। फिर भिन्न ध्वनियों के व्यक्तीकरण एवं अन्य लिपियों का प्रभाव भी पड़ा। लेखन में तेजी लाने या सरलता लाने की भावना तथा कलात्मकता की कोशिश भी होते रही। इन सब कारणों से ब्राह्मी लिपि के संकेतों में धीरे धीरे परिवर्तन आते गया। 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध तक आते आते ब्राह्मी लिपि की स्पष्टतः 2 प्रमुख शैलियां विकसित हो चुकी थी। ऐसा रेखांकित किया है ब्यूहलर, जी ब्यूहलर, इंडियन पॉलियोग्राफी, जो कि 1962 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित पुस्तक है। उसमें ब्यूहलर जैसे पुरातत्वविदों ने ब्राह्मी की विकसित 2 शैलियों को उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली नाम दिया था।
इन शैलियों का मुख्य प्रयोग क्षेत्र क्रमशः विंध्य पर्वत के उत्तर और दक्षिण में रहा। इन्हीं दोनों के स्थानीय विस्तार और रूपांतर दर रूपांतर होने से तकरीबन 8वीं सदी से क्रमशः उत्तर और दक्षिण भारत की सारी परवर्ती लिपियां यानी प्रांतीय लिपियां अस्तित्व में आती गई, जैसे गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी या नंदी नागरी, शारदा लिपि, बंगला लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपियां, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, कश्मीरी लिपि, सिंधी लिपि, गुरुमुखी लिपि, मुल्तानी लिपि, असमिया लिपि, मणिपुरी लिपि, उड़िया लिपि, मैथिली लिपि, नेवारी लिपि, लंडा लिपि, सिरमौरी लिपि, कोची लिपि, कुल्लुई लिपि, चंबा लिपि, टक्करी लिपि, कैथी लिपि, महाजनी लिपि, राजस्थानी, मोड़ी, मालवी आदि लिपियां। अशोककालीन ब्राह्मी में दीर्घ ई, ऐ, री, ली, औ, विसर्ग, अंग, ढ़ के लिए संकेत नहीं मिलते तथा उसके सभी व्यंजन संकेत उसी समय से स्वरांत हैं। जैसे हम आज बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं, क, ख, ग, तो ये सब स्वरांत सिखलाते हैं। उस अवस्था में उन्हें यह नहीं बतलाते कि क मतलब शुद्ध व्यंजन क, उसके साथ स्वर अ लगा हुआ है। तो अशोककालीन ब्राह्मी से ही सभी व्यंजन संकेत इसी तरह से स्वरांत मिलने शुरू हो गए थे। उक्त लिपि में अनुस्वार के लिए एक बिंदु का प्रयोग हुआ है जो प्रायः आधार व्यंजन के आगे लिखा जाता था। संयुक्त व्यंजनों के लेखन के प्रसंग में प्रायः यह व्यवस्था थी कि पहले उच्चरित वर्ण को ऊपर और बाद में उच्चरित वर्ण को उसके नीचे रखा जाता था। पहले उच्चरित वर्ण को ऊपर और बाद में उच्चरित वर्ण को नीचे, यह व्यवस्था बहुत समय तक, हाल फिलहाल तक देवनागरी में भी चली। फिर भी द्वित्व व्यंजन के लेखन में वह लिपि समर्थ नहीं थी, ऐसा कहा जा सकता है। साथ ही रेफ यानी शुद्ध र, हलंत र के लेखन को लेकर भी उसमें काफी अनियमितता थी। जैसे व्यंजन संयोग की स्थिति में पहले और बाद में आने वाले र को लेकर किसी तरह का निश्चित विभेद अशोक के अभिलेखों में नहीं दिखता। उसमें पूर्ण विराम का उपयोग भी कहीं कहीं मिलता है। थोड़े से रूपांतर के बाद भी अशोककालीन ब्राह्मी का स्वरूप सर्वदेशिक बना हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रयोग विस्तार के कारण इस लिपि की एकरूपता जाती रही और क्षेत्रीय प्रभावों से वह अछूती नहीं रही। अशोक के बाद से ईसा की पहली सदी शुंग कुषाण काल तक की ब्राह्मी में दीर्घ उ, ऐ, औ, ळ और विसर्ग के लिए और कुछ लोगों के मत से दीर्घ ई के लिए भी वर्ण संकेत दृष्टिगोचर होने लगे थे और संयुक्त व्यंजन में रेफ के लेखन को लेकर अनिश्चितता भी समाप्त हो गई थी। अभी मैंने एक विशेष प्रकार की ध्वनि उच्चारित की, ळ। इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। यह ध्वनि वर्तमान हिंदी में नहीं है, अभी भी मराठी में यह प्राप्त है। इसे विशेष प्रकार से लिखा जाता है, ल को ही जो नीचे खुला हुआ हिस्सा है, बंद हिस्सा बंद की तरह बना के ल को लिखते हैं और इसका उच्चारण ल और ड़ के बीच होता है, ळ। ल को यदि आप दंत की जगह मूर्धन्य बना के बोलें, यानी जीभ के अगले हिस्से को मूर्धा में सटा के बोलें, तो यह ध्वनि उच्चरित होती है, ळ।
और यह वैदिक काल से चली आ रही ध्वनि है। मराठी में अभी भी है, लेकिन अभी की हिंदी में यह ध्वनि नहीं है। तो इसके लिए भी संकेत देवनागरी के पहले ब्राह्मी में शुंग कुषाण काल में ही विकसित हो गए थे। अशोक की परवर्ती 2 सदियों के उपलब्ध अभिलेखों से यह पता चलता है कि ब्राह्मी का दक्षिण में प्राकृत के साथ प्राचीन तमिल के लेखन में भी उपयोग हो रहा था। वहां तभी से इस लिपि की दक्षिणी शैली आकार ले रही थी, जैसे घ, भ, म, ल, तालव्य श के लिए भी कुछ नए तरह के संकेत मिलने लगे थे। ईसा की पहली से चौथी सदी की ब्राह्मी के कई लेख महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण में उभरे सातवाहन राजाओं, जिनका काल 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक माना जाता है, और उनके बाद के शक नरेशों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सह्याद्री पर्वत प्रदेश में कई जगहों पर जो गुफाएं बनवाई थीं, उनमें इस काल के बहुत सारे ब्राह्मी लेख मिलते हैं। इस काल की ब्राह्मी में एक साथ कई विशेषताएं प्रकट हुई दिखती हैं। मसलन खड़ी रेखाओं के शिरस चिन्हों का विकास, व्यंजन संकेतों के साथ लगने वाली स्वर मात्राओं की नवीन शैली का उभार, लेखन में तेजी लाने और कुछ घसीट कर लिखने के कारण वर्ण संकेतों का नव रूप देने और उन्हें कलात्मक बनाने की कोशिश। इनके साथ रि, अंग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय के लिए भी संकेत मिलने लगते हैं। जिह्वा मूलीय को स्पष्ट कर दूं, क और ख के पूर्व विसर्ग का एक विशिष्ट उच्चारण होता है, वह जिह्वा मूलीय कहलाता था प्राचीन भाषा विज्ञान में। और इसी तरह से प और फ के पूर्व विसर्ग का जो विशिष्ट उच्चरित रूप होता था, वह उपधमानीय कहलाता था। संस्कृत के व्याकरणों में यह पारिभाषिक शब्द, ये दोनों पारिभाषिक शब्द दिखाई देते हैं। लगभग चौथी सदी के आरंभ तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लेखों की भाषा प्राकृत थी, परंतु गुप्त काल, जो 320 से 550 ईस्वी तक माना जाता है, में हमें संस्कृत के लेख मिलते हैं। वैसे तो छिटपुट संस्कृत लेख कुषाण शासक कनिष्क, जिसका शासन काल 78 से 144 ईस्वी के तुरंत बाद से मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा पहला अभिलेख है शक क्षत्रप रुद्रदामन, शासन काल 130 से 150 ईस्वी का गिरनार जूनागढ़ से प्राप्त शिलालेख। यह भी कहा जाता है कि संस्कृत का पहला उपलब्ध शिलालेख या अभिलेख या संस्कृत लिखे जाने का पहला प्रमाण रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ शिलालेख ही है, जो 130 से 150 ईस्वी का है। री के संकेत, री ध्वनि जो है, उसका संकेत पहली बार इसी शिलालेख में दिखाई देता है। ईसा की 3री सदी से 8वीं सदी तक सुदूर दक्षिण भारत में पल्लवों का शासन था, जिनके बहुत सारे ब्राह्मी अभिलेख मिले हैं। उनके आरंभिक लेख प्राकृत में हैं, जबकि बाद के लेखों की भाषा संस्कृत है। उनकी लिपि पर सातवाहनों की गुफा लिपि का असर होकर भी वह कई मायनों में स्वतंत्र वैशिष्ट्यों से युक्त थी। गुप्त सम्राटों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। उनके समय तक ब्राह्मी लिपि का काफी विकास हो चुका था। गुप्त राजाओं के साथ उनके समकालीन विंध्य पर्वत की तराई में शासन करने वाले वाकाटकों ने भी एक प्रकार इसी लिपि को अपने लेखों के लिए अपनाया था। गुप्त काल तक ब्राह्मी की लिखावट काफी हद तक बदल चुकी थी।
इसलिए विशेषज्ञों ने उसे गुप्त लिपि कहकर एक अलग श्रेणी का दर्जा दिया है। इस काल में लेखों में कलम के इस्तेमाल के कारण और लेखन को कलात्मक बनाने के प्रयासों के चलते वर्ण संकेत और स्वर मात्राओं में काफी बदलाव दिखने लगा था। इस लिपि में अ, क, ग, च, ड, ढ, त, प, भ, ल और मूर्धन्य श के संकेत काफी हद तक बदल चुके थे और आज की देवनागरी के काफी करीब पहुंच चुके थे। इसके साथ इस समय की लिपि में ओम अक्षर का भी संकेत मिलने लगा था। अब ओम को अक्षर मैं इस आशय से भी कह रहा हूं, सिलेबल को आजकल अक्षर कहा जाता है और ओम जो कि एक ध्वनि नहीं है, अ उ म का संयोग है, लेकिन ओम अगर ऐसे बोला जाता है तो एक स्वर ओ और एक व्यंजन म, इसका यह गुच्छ दिखाई देता है। तो सिलेबल क्या है? सांस के एक झटके में उच्चरित ध्वनि गुच्छ। ओम एक सिलेबल हुआ। इसके लिए वर्तमान भाषा विज्ञान में हिंदी में अक्षर शब्द को प्रतिष्ठित किया गया है। गीता में भी एक समर्थक वाक्य मिल जाता है, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। हो सकता है यह सिलेबल के लिए कहा गया हो। तो ओम के लिए भी संकेत मिलने लगा था गुप्त काल तक आते आते। वैसे जापान के होरियुजी बौद्ध विहार में रखी हुई एक तब की भारतीय हस्तलिपि में तो री और री के भी संकेत मिले हैं। गुप्त लिपि में स्वर रहित व्यंजन यानी हलंत को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेत में आधुनिक हल चिन्ह के पूर्व रूप दिखाई देने लगते हैं। साथ ही वर्ण संकेत स्पष्ट रूप से शिरोरेखा से युक्त होने लगे थे। लिपि के परिवर्तन का क्रम आगे भी रुका नहीं। 6ठी सदी से 9वीं सदी ईस्वी तक उत्तर भारत की बदली हुई लिपि को विशेषज्ञों ने कुटिला लिपि के रूप में व्याख्यायित किया है। कुटिला लिपि से 9वीं सदी के लगभग आज की व्यापकतर प्रयुक्त लिपि नागरी विकसित हुई। इस लिपि का व्यवहार सबसे पहले दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के दान पत्रों में मिलता है, जिसे नंदी नागरी का नाम दिया गया था। बाद में जब उत्तर भारत में उसका प्रचार हुआ तो वह देवनागरी कहलाई। अशोक और उनके बाद की ब्राह्मी लिपि का स्थान जब उससे एक पर एक विकसित लिपियां लेती गई, तब वह अबोध गम्य होती गई। क्रमशः वक्त की धूल में दबी ब्राह्मी बहुत लंबे समय तक हमारी बोध दृष्टि से ओझल रही। उसके संकेतों को पढ़वाने की कोशिश फिरोज शाह तुगलक से लेकर अकबर तक कई लोगों ने समय समय पर करवाई, परंतु सदियों के बाद सफलता मिली। 19वीं सदी के मध्य में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज लिपिविद को, जिन्होंने अपने दीर्घ अध्यवसाय के परिणाम स्वरूप सन 1837 ईस्वी में जाकर ब्राह्मी लिपि के सारे संकेतों की पहचान कर ली। उसके बाद पुरातन इतिहास का एक बड़ा अंधकारग्रस्त हिस्सा हमारे ज्ञान में आ पाया, जिसे जानने का साधन ब्राह्मी में मिले तत्कालीन अभिलेखों के सिवा कुछ भी नहीं था। जेम्स प्रिंसेप के लिए सभ्यताएं
सदा सदा के लिए आभारी रहेंगी कि उन्होंने ब्राह्मी की पूर्णतः पहचान दुनिया के सामने लाकर इतिहास के बहुत बड़े रहस्य को खोलने में हमारा अतीत ज्ञानवर्धन कराने में मदद की। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।